ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज हम इन बेहद शानदार और बहुत ही बारीकी से लिखे गए हस्तलिखित नोट्स को डीकोड करने जा रहे हैं। हमारा मकसद है 1857 की क्रांति के उस हिस्से को समझना जो अक्सर मुख्य इतिहास की किताबों में कहीं छिप सा जाता है। मेरा मतलब है राजस्थान में हुआ विद्रोह। हम इन नोट्स में बिखरे सवालों और लाल स्याही से लिखे जवाबों को जोड़कर एक बिल्कुल स्पष्ट ऐतिहासिक मानचित्र तैयार करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल। जरा सोचिए, इन नोट्स के हिसाब से राजस्थान में 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी आखिर कहाँ भड़की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बिल्कुल यहीं से इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक संघर्ष की नींव रखी गई थी। आज का हमारा मास्टर प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले नसीराबाद की चिंगारी, फिर प्रमुख छावनियां और विद्रोह, उसके बाद कोटा का उग्र विद्रोह, चौथा है शासकों और एजेंटों का मानचित्रण, और अंत में हम देखेंगे कुछ नायक, अपवाद और इस पूरे संघर्ष के परिणाम। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, नसीराबाद की चिंगारी। और इन लाल स्याही वाले नोट से बहुत ही शानदार तरीके से ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत असल में नसीराबाद से ही हुई थी। 28 मई 1857। ये महज एक तारीख या किसी जगह का नाम नहीं है। ये उस सुलगते हुए असंतोष का केंद्र था जो अचानक से फट पड़ा था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टाइमिंग का खेल है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में क्रांति 10 मई को मेरठ में ही शुरू हो गई थी, लेकिन राजस्थान में इसकी आंच पहुंचने में थोड़ा समय लगा, पूरे 18 दिन का समय। 18 दिन बाद 28 मई को नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने आखिरकार इस विद्रोह का बिगुल फूंक ही दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर, प्रमुख छावनियां और विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घटनाओं का ये सिलसिला कैसे जुड़ता है। 10 मई को पूरे भारत में शुरुआत हुई, फिर 28 मई को नसीराबाद में। फिर क्या था? ये आग धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ ही दिनों बाद 3 जून को नीमच में भी विद्रोह भड़क उठा, और जैसे जैसे महीने बीते ये असंतोष बड़े सैन्य टकरावों में बदल गया, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 8 सितंबर का बिथौड़ा का युद्ध। अगर हम इन नोट्स की गहराइयों में जाएं तो 2 बहुत ही खास टकरावों का जिक्र मिलता है। पहला 8 सितंबर को हुआ बिठौड़ा का युद्ध, जहां राजकीय सेना और आउवा के क्रांतिकारी सैनिकों के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हुई। और उसके ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ। साफ है, ये कोई छोटा मोटा स्थानीय विवाद बिल्कुल नहीं था, ये पूरी तरह से एक सैन्य संघर्ष था। हमारा तीसरा पड़ाव है कोटा का विद्रोह। कोटा के विद्रोह की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। एक तरफ थे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, जिनकी इस संघर्ष में जान चली गई, और दूसरी तरफ थे इस क्रांति की अगुवाई करने वाले नेता लाला जयदयाल और मेहराब खान। ये वो समय था जब सत्ता और प्रशासन पर सीधा हमला बोला गया था, कोई समझौता नहीं, बस सीधी टक्कर। इन हस्तलिखित नोट्स में दर्ज कुछ ऐतिहासिक सच्चाइयां सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा इस बात से अंदाजा लगाइए, क्रांतिकारी नेता लाला जयदयाल को पकड़ने के लिए उस जमाने में 10,000 रुपए का भारी भरकम इनाम रखा गया था। 10,000 रुपए, और विद्रोह कुचलने के बाद की सजा भी उतनी खौफनाक थी। उन्हें तोप के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया गया था। ये दिखाता है कि उस समय स्थिति कितनी तनावपूर्ण और गंभीर थी। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, शासकों और एजेंटों का मानचित्रण। इन सब के बीच प्रशासन का ढांचा समझना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर का पद था AGG, यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल। ये राजपूताना का सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी होता था। 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस कुर्सी पर बैठे थे, और इन्हीं के नीचे अलग अलग रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट काम किया करते थे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो अलग अलग रियासतों और एजेंटों के नाम नोट्स में बिखरे पड़े हैं, उन्हें एक ही जगह पर आसानी से समझा जा सकता है। कोटा में मेजर बर्टन, मेवाड़ में कैप्टन शावर्स और जयपुर में विलियम ईडन। ये पूरी जानकारी प्रशासनिक ढांचे को याद रखने की एक बेहतरीन चीट शीट बन जाती है, बिल्कुल एकदम सटीक और साफ। दिलचस्प बात यह है कि केवल ब्रिटिश अधिकारी ही नहीं, बल्कि यहाँ के स्थानीय शासकों का रवैया भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था।
कोई एकजुट मोर्चा नहीं था। मसलन बीकानेर के सरदार सिंह को ही ले लीजिए, उन्होंने अपनी रियासत के बाहर जाकर भी ब्रिटिश सेना की मदद की। जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। वहीं धौलपुर के भगवंत सिंह उस समय महज एक नाबालिग थे। हर रियासत की अपनी एक अलग ही कहानी चल रही थी। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी खंड पर, नायक, अपवाद और परिणाम। इस पूरे संघर्ष में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन नोट्स में एक बेहद खास नाम दर्ज है, बीकानेर के अमरचंद बांठिया। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 1857 के संघर्ष में उन्हें फांसी दी गई थी और इसी के साथ उन्हें इस क्षेत्र के पहले शहीद के रूप में याद किया जाता है। अब यहाँ जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस क्रांति में हर किसी ने हिस्सा नहीं लिया था। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपवाद भी था। एक तरफ नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा जैसी छावनियां थीं जहां विद्रोह पूरी तरह से सक्रिय था, लेकिन दूसरी तरफ नोट्स ये भी साफ करते हैं कि ब्यावर और खेरवाड़ा जैसी छावनियों ने इस पूरे संघर्ष से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। वो बिल्कुल अलग रहे। 6 यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन पूरे 6 महीनों का प्रतीक है जब क्रांतिकारियों ने कोटा के किले और वहां के प्रशासन पर अपना मजबूत कब्जा बनाए रखा था। सोचिए, एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र को पूरे 6 महीने तक अपने नियंत्रण में रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये विद्रोहियों के अदम्य साहस और उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इन सब बातों को जानने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर महज कुछ स्थानीय विद्रोही इतने ताकतवर हो सकते थे कि वो एक इतने बड़े और प्रमुख किले को पूरे 6 महीने तक अपने कब्जे में रख लें, तो क्या होता अगर ब्यावर और खेरवाड़ा जैसी वो तटस्थ छावनियां भी इस क्रांति में कूद पड़तीं? अगर सबने मिलकर एक साथ हल्ला बोला होता, तो आज इस उपमहाद्वीप का इतिहास और नक्शा कैसा होता? इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।